हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान की जो प्रमुख महर्षि हैं या कह सकते हैं व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने संस्कृत के विकास के लिए या संस्कृत के उत्थान के लिए जिन्होंने कुछ काम किया है, तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जो है एक पूरी यूनिट जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। और उन 16-17 अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के कवि जो हैं उनकी यूनिट पूरी है और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम पूरे में से पूरे नंबर इसमें से लाएं। और थोड़ा सा अभी पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब तक के जो पेपर हुए थे उसमें क्या पूछा जाता था, मोस्ट ऑफ रचना पूछ ली जाती थी और रचना में इसके रचयिता कौन है और यही पूछ लिया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड हाई हुआ है और अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह उस रचनाओं के अंदर रचना परिचय यानी अंदर से पात्र परिचय है या कोई श्लोक है, उस श्लोक आदि के क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। इसलिए थोड़ा सा राजस्थान अर्वाचीन संस्कृत काव्य संस्कृत साहित्य के जो कवित्व, व्यक्तित्व और कवित्व से संबंधित जो यूनिट है उसको बहुत अच्छी तरह से करें। और इसके लिए 2-3 किताबें जो हैं अलग अलग, वो मैंने आपको बताई रखी है कि कौन कौन सी किताबें हमें इसके लिए पढ़नी चाहिए। और याद रखना, इसमें अगर आप इस यूनिट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो तो ये यूनिट थोड़ी सी एक पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि इसका मैटर बहुत कम है और इसका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है। इसके एमसीक्यूज आपको यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ताकि आप उन क्वेश्चनों को भी वहां से लगा लीजिए, ताकि एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है और एक आइडिया भी लग सकता है कि हमें किस लेवल पर जाकर के हमें तैयारी इस यूनिट की करनी है। चलिए प्रयास करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं क्लासों को और यही प्रयास करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा जो हमने पढ़ा है वहां से बाहर नहीं जाए। और इसी संदर्भ में आज हमारे मधुसूदन ओझा है ना, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या रहा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखना, व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन है वह बनते हैं लेकिन न के बराबर बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दें। इससे पहले जो पेपर हुआ है उसमें व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 आए थे, इसलिए थोड़ा सा अब व्यक्तित्व को भी हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है। व्यक्तित्व में उनका जन्म स्थान है, जन्म समय है, उनके माता पिता है ना, इनसे उनकी कर्मस्थली क्या है, कार्य क्षेत्र कहां है, कौन कौन से थे, उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न आते हैं और उसमें हमें उस सारे चीजों को भी हमने देखना है। चलिए, इनके मधुसूदन ओझा साहब हैं, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वह है इनका स्थिति काल। इनका स्थिति काल क्या था? तो इनका जो स्थिति काल था वह था 1866 से 1939 तक जो है वह इनका स्थिति काल रहा था। और इनका जन्म जो है वह 1866 में हुआ था और इनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है वह 1866 में हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें तो मिथिला के मुजफ्फरपुर के गाढ़ा ग्राम में हुआ था। और ये गाढ़ा ग्राम वर्तमान में कहां पर है, कौन से राज्य में है? तो ये चीज भी हमें पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में बिहार राज्य में है। क्लियर? इनका जन्म स्थान जो है वह मिथिलापुर के मुजफ्फरपुर के गाढ़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म तिथि कौन सी थी उस समय? तो ये याद रखना, क्योंकि इनकी तिथि से संबंधित प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनका जन्म जो है वह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, है ना। इसलिए इनके जन्म तिथि से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन जो है वह इनका जन्म हुआ था।
अब इनके माता और पिता, इनके पिता जो थे वह थे वैद्यनाथ झा। क्या नाम था इनके पिताजी का? वैद्यनाथ झा, जो कि एक अच्छे परिवार से थे। और इनके पितामह, ठीक है, इनके पितामह का नाम था, वह था देवदत्त झा। इनके पिताजी का नाम जो था वह देवदत्त झा था। और इनके पितृव्य, है ना, पितृव्य का मतलब होता है चाचा जी। इनके पितृव्य का नाम था, वह था राजीव लोचन झा। पितृव्य के बारे में इसलिए यहां पर दिया गया है क्योंकि जब इनके राजीव लोचन झा, इनके कोई संतान नहीं थी, है ना, जब इनके कोई संतान नहीं थी तब 1900 संवत 1946 में, है ना, विक्रम संवत 1946 में राजीव लोचन झा जो कि जयपुर में निवास करते थे, और राजीव लोचन झा जब जयपुर में निवास कर रहे थे तब संवत 1946 में वह मधुसूदन ओझा साहब जो है उनको वहां से बिहार से लेकर के वह जयपुर आ गए थे। और फिर जयपुर आने के बाद मधुसूदन ओझा यहां कुछ समय रहे। इसके बाद ये जो है वह उच्च अध्ययन करने के लिए काशी के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है, इसलिए इनका पितृव्य, इनके जो पिता चाचा जी थे उनका नाम था राजीव लोचन झा था। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। ये किनके आश्रय में रहे थे? ये किनके आश्रय में रहे थे? तो आश्रयदाता इनका लिख लीजिए, आश्रयदाता सवाई माधव सिंह। सवाई माधव सिंह जो थे वह इनके आश्रयदाता थे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले ये जयपुर कब आए थे? तो इनके चाचा जी, इनके पितृव्य राजीव लोचन झा के संतान नहीं होने के कारण मधुसूदन ओझा को संवत 1932 में, कब? 1932 में इन्हें जयपुर ले आए। कहां ले आए? जयपुर ले आए। फिर ये क्या होता है, ये उच्च अध्ययन के लिए काशी जाते हैं। उच्चाध्ययन हेतु काशी गए। और काशी में जब इनकी अध्ययन अध्यापन समाप्त हो जाता है तब जयपुर महाराजा माधव सिंह जो थे, उन महाराजा माधव सिंह के आग्रह पर, है ना, महाराजा माधव सिंह के आग्रह पर संवत 1946 में, संवत 1946 में यह पुनः जयपुर आए, पुनः जयपुर आए। और ये जो है वह महाराजा माधव सिंह, सवाई माधव सिंह जी से मिले। और इन्होंने जो है जयपुर आने के बाद महाराज संस्कृत कॉलेज जो कि संस्कृत जगत का जयपुर का माना हुआ कॉलेज है, महाराजा संस्कृत कॉलेज में प्राध्यापक का पद ग्रहण किया। क्लियर? जयपुर आने के बाद इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज जो है वहां पर इन्होंने प्राध्यापक का पद ग्रहण किया। और इसके साथ में संवत 1951 में, संवत 1951 में इन्हें जो है
इन्हें महाराजा जो माधव सिंह थे उन्होंने प्रधान पंडित के पद पर नियुक्त किया था। 1951 में प्रधान पंडित के पद पर सुशोभित हुए। क्लियर। मधुसूदन ओझा जो है वह 1951 में इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के जो माधव सिंह थे इन्होंने प्रधान पंडित के पद पर इन्हें नियुक्त किया था। चलिए क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इनके गुरु की बात करें जिनके द्वारा इन्होंने समस्त शिक्षाओं को ग्रहण किया था, तो इनके जो गुरु थे वह थे शिव कुमार मिश्र। इनके गुरु का नाम क्या था? शिव कुमार मिश्र। और इनसे प्रभावित होकर के इन्हें गुरुत्व के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। तो इनकी जो शिष्य परंपरा थी उस शिष्य परंपरा में इनके कौन कौन से शिष्य आते हैं? तो एक तो आते हैं नवल किशोर कांकर साहब। नवल किशोर कांकर जो थे वह इन्हीं के शिष्य थे। नवल किशोर कांकर इनके शिष्य थे। इसके बाद जो इनके प्रमुख और शिष्य में गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी थे। और इसके बाद और थे वह थे मथुरानाथ शास्त्री। कौन थे? मथुरानाथ शास्त्री। गिरिधर शर्मा इनके बहुत प्रतिभाशाली शिष्यों की परंपरा में आते हैं। और गिरिधर शर्मा जो हैं उन गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने ओझा जी द्वारा रचित महर्षि कुल वैभवम रचना का संपादन किया तथा उसका प्रकाशन भी करवाया। देखिए महर्षि कुल वैभवम जो रचना है वह महर्षि कुल वैभवम रचना की रचयिता कौन है यह पूछ लिया जाए तो महर्षि कुल वैभवम रचना के रचयिता मधुसूदन ओझा हैं। लेकिन अगर यह परीक्षा में पूछ लिया जाए कि महर्षि कुल वैभवम जो रचना है उसका संपादन किसने किया या उसका प्रकाशन का काम किसने किया था तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो है वह मधुसूदन ओझा के बहुत प्रतिभा संपन्न प्रतिभाशाली शिष्यों की परंपरा में एक शिष्य आते हैं जिन्होंने अपने गुरु के प्रति उपकार को इस कार्य के रूप में व्यक्त किया था और इन्होंने महर्षि कुल वैभवम इस रचना का संपादन किया था। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। इनके गुरु हो गए शिव कुमार मिश्र और इनके जो शिष्य थे प्रमुख उन शिष्यों की बात भी हो गई। अब इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी? इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी उसको देखते हैं। क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि उपाधियों से संबंधित प्रश्न और उपाधियां देने वाली संस्था कौन सी थी और उस संस्था ने किस सन में उपाधि दी थी वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो 1906 में भारत धर्म महामंडल के द्वारा इन्हें
महामहोपदेशक, महामहोपदेशक तथा विद्यावाचस्पति, विद्या वाचस्पति की उपाधि से नवाजा गया था। क्लियर। 1906 में भारत धर्म महामंडल के द्वारा इन्हें महामहोपदेशक और विद्यावाचस्पति उपाधि से नवाजा गया था। और इनकी उपाधियां कौन सी हैं? तो और उपाधियां हैं, एक तो है वैदिक विज्ञान विशारद, वैदिक विज्ञान विशारद। दूसरी उपाधि है वह है समीक्षा चक्रवर्ती, दूसरी उपाधि है समीक्षा चक्रवर्ती। तीसरी उपाधि है वह है व्याख्यान चक्रवर्ती। क्या ना, कौन सी है तीसरी उपाधि? व्याख्यान चक्रवर्ती। अर्थात इनकी कुल उपाधियों की बात करें तो कुल उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो कुल उपाधियां जो इनकी हो गई वह हो गई, एक तो हो गया महामहोपदेशक हो गया, फिर हो गया वह हो जाता है, उस उपाधि का नाम है वह है विद्यावाचस्पति, है ना, ये विद्यावाचस्पति हो गया। फिर तीसरी उपाधि अगर है तो वह है वैदिक विज्ञान विशारद, फिर है समीक्षा चक्रवर्ती, और इसके बाद उपाधि का नाम है वह है व्याख्यान चक्रवर्ती। ये 5 प्रकार की इन्हें उपाधियां दी गई थी। क्लियर। और ये जो है वैदिक विज्ञान विशारद, इनकी उपाधि इसलिए है क्योंकि इनकी समस्त रचनाएं जो हैं वह वैदिक विज्ञान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? याद रखना, मधुसूदन ओझा की रचनाओं का विषय क्या था, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि मधुसूदन ओझा साहब जो हैं, इनकी रचनाओं का जो विषय था वह वैदिक विज्ञान ऑप्शन में मिले तब भी सही है, और ये ऑप्शन में नहीं मिलता है। और अगर यज्ञ विज्ञान, ये भी ऑप्शन में मिलता है बहुत सी बार, और वैदिक विज्ञान और यज्ञ विज्ञान, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिले तो उसको आपको सही करना है। अगर वैदिक विज्ञान और यज्ञ विज्ञान दोनों साथ में मिल जाते हैं तो आपको वैदिक विज्ञान ही सही करना है। क्लियर। तो मधुसूदन ओझा साहब की रचनाओं का जो विषय था वह वैदिक विज्ञान था, इसलिए इनको वैदिक विज्ञान विशारद की उपाधि से नवाजा गया था। और समीक्षा चक्रवर्ती और व्याख्यान चक्रवर्ती, इन उपाधियों से भी इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं कि इनके जीवन में और क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी जिसके कारण से ये संस्कृत जगत के, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के जगत में इतने प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। तो संवत 1993 में, संवत 1993 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन तथा विद्वानों द्वारा इनके 70वें जन्म दिवस को, इनके 70वें जन्म दिवस को हीरक जयंती के रूप में मनाया गया। हीरक जयंती के रूप में हीरक जयंती के रूप में मनाया गया तथा संस्कृत रत्नाकर,
संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में, संस्कृत रत्नाकर का वेदांक विशेषांक, संस्कृत रत्नाकर का वेदांक विशेषांक तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, है ना। संस्कृत रत्नाकर जो पत्रिका है, तो इनका जो 70वां जन्म दिवस था उसको हीरक जयंती के रूप में मनाया गया, और संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में एक विशेषांक निकाला गया वेदांक, उसका नाम था वेदांक, और वह वेदांक विशेषांक इनको समर्पित किया गया, और इसके साथ में ही इन्हें अभिनंदन पत्र और स्मृति चिन्ह जो है वह भी भेंट किया गया था। क्लियर। तो ये जो है ये भी इनके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और एक बहुत कह सकते हैं कि एक ये चीज है कि इनके संस्कृत के प्रति जो विशेष लगाव था या विशेष समर्पण था, जिस कारण से राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा इनके सम्मान में प्रतिवर्ष मधुसूदन ओझा स्मृति सम्मान, इनके सम्मान में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 1984 में, है ना, टाइम भी याद, डेट याद रख लें, मतलब सन 1984 में इनके सम्मान में प्रतिवर्ष मधुसूदन ओझा स्मृति सम्मान प्रारंभ किया गया, तथा 1984-85 में यह प्रथम सम्मान शिव प्रताप वेदाचार्य को दिया गया। शिव प्रताप वेदाचार्य को दिया गया। क्लियर। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 1984 में इनके सम्मान में प्रतिवर्ष मधुसूदन ओझा स्मृति सम्मान प्रारंभ किया गया, और ये जो सम्मान है वह सबसे पहले किसको दिया गया था, तो यह सम्मान जो है वह शिव प्रताप वेदाचार्य को यह सम्मान दिया गया था। क्लियर। एक अगली बात, इन्होंने न केवल भारत में ही अपितु भारत से बाहर, है ना, विदेशों में भी इन्होंने संस्कृत के प्रचार प्रसार में ये गए थे, और इसी सिलसिले में जब माधव सिंह जो जिनके आश्रय में ये रहते थे, तो माधव सिंह के आश्रय में रहने के दौरान सन 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में माधव सिंह जी के साथ लंदन जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ।
तथा वहां पर वेद धर्म व्याख्यानम, वेद धर्म व्याख्यानम इस विषय पर आधारित व्याख्यान को सुनकर इस विषय पर आधारित व्याख्यान से प्रभावित होकर इन्हें कोरोनेशन मेडल से नवाजा गया था, है ना। किससे? कोरोनेशन मेडल से नवाजा गया था। क्लियर? एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में माधव सिंह के साथ में दिल्ली लंदन गए और वहां पर वेद धर्म विषयक जो व्याख्यान था उससे प्रभावित होकर के इन्हें कोरोनेशन मेडल से नवाजा गया था। और इस वेद धर्म व्याख्यान को सुनने के बाद ही इन्हें व्याख्यान चक्रवर्ती की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी इनके जीवन का बहुत एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, और इसको भी इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये जो है वह अब तक हमने जो देखा वह इनके जीवन के व्यक्तित्व में जो जो इनकी उपलब्धियां थी, इन उपलब्धियों की बात हमने यहां तक की। अब अपन चलते हैं रचनाओं की तरफ। इनकी रचनाओं का जो विषय था वह हमने पहले ही देखा था कि इनकी रचनाओं का जो विषय है वह वैदिक विज्ञान या यज्ञ विज्ञान कह सकते हैं, है ना। तो इनका विषय जो है रचनाओं का, अगर वो पूछ लिया जाए परीक्षा में कि रचनाओं का जो विषय है वह क्या था, तो रचनाओं का जो विषय था, रचनाओं का विषय, तो रचनाओं का जो विषय था वह वेद विज्ञान कह सकते हैं, या फिर जो है वह कह सकते हैं यज्ञ विज्ञान, वेद विज्ञान, या फिर कह सकते हैं यज्ञ विज्ञान। ठीक है, इसके बाद कुल रचनाएं की बात करें, ठीक है, कुल रचनाओं की बात करें तो कुल रचनाएं इनकी जो किताब में मिलती है लिखी हुई, वो मिलती है 288 रचनाएं जो हैं उनकी कुल प्राप्त हैं, लेकिन कुल प्रकाशित हैं, प्राप्य हैं, कुछ अप्राप्य हैं, और कुछ प्रकाशित हैं और कुछ अप्रकाशित हैं। और इन 288 रचनाओं में कुल प्राप्य रचना जो है, कुल प्राप्य जो रचनाएं हैं वह 120 है। कितनी है? 120 रचनाएं प्राप्य हैं, और उस प्राप्य रचनाओं में भी 40 जो रचनाएं हैं वह तो प्रकाशित हैं, और 80 रचनाएं अभी भी जो हैं वह अप्रकाशित हैं। कैसी हैं? 80 रचनाएं अभी भी जो हैं वह अप्रकाशित हैं। तो ये चीज देखिए कि इनकी इतनी रचनाएं हैं, है ना, इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं, और इतनी रचनाओं में कुछ रचनाएं तो अभी भी प्रकाशित हैं और कुछ रचनाएं जो हैं वह अभी भी अप्रकाशित ही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो जो है उनकी प्रकाशित और अप्रकाशित जो रचनाएं हैं उनकी बात हो गई। फिर जो प्रकाशित जो ये रचनाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। इनकी समस्त रचनाओं को दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वह है निगम महाखंड, और दूसरा जो इसका भाग है वह है आगम महाखंड। निगम महाखंड और दूसरा जो भाग है वह है आगम महाखंड। क्लियर? अब निगम महाखंड है, उस निगम महाखंड के 4 निगम महाखंड कहते किसको हैं? तो वेदार्थ किसको कहते हैं?
वेदार्थ का बोध कराने वाले शास्त्र, वेदार्थ का बोध करवाने वाली रचनाएं। ठीक है, वेदों के अर्थ का बोध करवाने वाली जो रचनाएं हैं वह निगम महाखंड में आती हैं। आगम महाखंड में जो आएंगे वह आएंगे प्रामाणिक धर्मशास्त्र जो है ना, जिनका संबंध धर्मशास्त्र ग्रंथों से है। ऐसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र उससे संबंधित जो रचनाएं हैं वह आगम महाखंड में आती है। क्लियर? निगम महाखंड और आगम महाखंड, वेदार्थ का बोध करवाने वाली रचनाएं जिसको निगम महाखंड कहा गया और इसके अंतर्गत वो सारी रचनाएं आती हैं। प्रसिद्ध प्रामाणिक धर्मशास्त्र जो है उसको कहते हैं आगम महाखंड, और इसके अंतर्गत धर्मशास्त्र से संबंधित जो रचनाएं हैं वह इस आगम खंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब निगम महाखंड की बात करते हैं। तो निगम महाखंड जो है, ये निगम महाखंड, इस निगम महाखंड जो महाखंड है, इस महाखंड के 4 तो महाग्रंथ है, 4 महाग्रंथ है और 108 अवांतर ग्रंथ है। क्लियर? इस निगम महाखंड के 4 महाग्रंथ हो गए और उस 4 महाग्रंथों के 108 अवांतर ग्रंथ हो गए। ठीक है, और फिर आगम महाखंड है, उस आगम महाखंड के 6 महाग्रंथ हो जाते हैं, 6 महाग्रंथ होते हैं और 120 अवांतर ग्रंथ होते हैं। कितने होते हैं? 120 अवांतर ग्रंथ होते हैं। क्लियर? याद रखना, निगम महाखंड और आगम महाखंड ये 2 भाग हो गए। निगम खंड में 4 महाग्रंथ हो गए, 108 अवांतर ग्रंथ हैं। ठीक है, और आगम जो खंड है उस आगम खंड में 6 महाग्रंथ हो गए और 120 अवांतर ग्रंथ हो गए। इन आगम खंड के जो 6 महाग्रंथ हैं उन 6 महाग्रंथों का नाम ही मिलता है। उनके जो अवांतर ग्रंथ हैं 120 अवांतर ग्रंथ, इन 120 अवांतर ग्रंथों का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, और यहां पर निगम महाखंड के जो 4 महाग्रंथ हैं उनके नाम भी मिलते हैं और 108 अवांतर ग्रंथ हैं, इनके भी कुछ नाम जो है वह मिलते हैं। ठीक है, तो अब 4 महाग्रंथ ये कौन से हैं और यहां पर जो आगम खंड है उसके 6 महाग्रंथ कौन से हैं उसकी बात अपन करते हैं। क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जो निगम महाखंड, निगम महाखंड है, उस निगम महाखंड के कितने अवांतर ग्रंथ हैं? तो 4 अवांतर ग्रंथ हैं। और आगम महाखंड है, उस आगम महाखंड के कितने अवांतर ग्रंथ हैं? तो इसके 6 अवांतर ग्रंथ हैं। कितने हैं? 6 अवांतर ग्रंथ हैं। ठीक है, निगम महाखंड के 4 अवांतर ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो हो गया, वह हो गया ब्रह्म विज्ञान। क्या है? पहला हो गया, वह हो गया ब्रह्म विज्ञान हो गया। इसके बाद जो दूसरा खंड है वह हो गया यज्ञ विज्ञान हो गया। ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, दूसरा जो है इसका वह हो गया यज्ञ विज्ञान। तीसरा जो इसका खंड हो गया वह हो गया पुराण समीक्षा। और चौथा जो हो गया वह हो गया वेदांग समीक्षा। क्या हो गया? वेदांग समीक्षा। ये 4 जो हैं वह इसके निगम महाखंड के जो 4 भाग हैं या 4 महाग्रंथ हैं
वह 4 महाग्रंथ हो जाते हैं। ये जो हो गया वह निगम महाखंड के भाग हो गए। ठीक है, अब जो बात करेंगे वह है आगम महाखंड। आगम महाखंड के कितने अवांतर ग्रंथ हैं? तो 6 अवांतर ग्रंथ हैं, और उसमें 6 अवांतर ग्रंथ में पहला है वह है कल्पागम रहस्य, कल्पागम रहस्य, डामरागम रहस्य, कल्पागम रहस्य, डामरागम रहस्य, यामलागम रहस्य, इसके बाद है सिद्धांतागम रहस्य, इसके बाद जो है वह है सिद्धांतागम रहस्य, इसके बाद 5वां है वह है संहितागम रहस्य, और छठा है वह है तंत्रागम रहस्य, तंत्रागम रहस्य। ये निगम महाखंड के 4 अवांतर ग्रंथ और 4 अवांतर ग्रंथ के 108 अन्य ग्रंथ। ठीक है, और इसके आगम महाखंड के 6 अवांतर ग्रंथ और 120 अन्य ग्रंथ होते हैं, है ना। अब इनकी रचनाएं और कौन सी प्रमुख हैं और इनके जो अवांतर ग्रंथ हैं उसकी बात अब अपन करते हैं। अब निगम महाखंड में जो बात करेंगे ब्रह्म विज्ञान महाखंड है, ग्रंथ है, और यज्ञ विज्ञान महाग्रंथ है। इसमें मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? तो दिव्य विभूति, उक्त वैराजिकम, आर्य हृदय सर्वस्वम, निगम बोध शिक्षा, ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका, विज्ञान मधुसूदन और साइंस प्रदीप। ये इनकी मूल मुख्य ग्रंथों की संख्या जो है वह 7 है। और अवांतर ग्रंथ कौन से हैं ब्रह्म विज्ञान महाग्रंथ के? तो स्वर्ग संदेश, इंद्र विजय, महर्षि कुल वैभवम, जगत गुरु वैभवम और ब्रह्म समन्वय और ब्रह्म चतुष्पदी। ये जो है वह इसके अवांतर ग्रंथ है और इसकी जो संख्या है वह 40 है। ठीक है, फिर बात करते हैं यज्ञ विज्ञान की। और यज्ञ विज्ञान की कौन कौन सी जो ग्रंथ है? तो यज्ञ विज्ञान के एक तो है निवित कला, यज्ञ मधुसूदन, यज्ञ विनय पद्धति और प्रयोग पारिजात। प्रयोग पारिजात बहुत इंपॉर्टेंट रचना है क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। क्लियर? तो प्रयोग पारिजात को थोड़ा सा याद रखना, ये मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। ठीक है, और आपको ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि मुख्य ग्रंथ किसका कौन सा है। आपको तो सिर्फ इतना याद करना है कि ये रचना जो है वह मधुसूदन ओझा साहब की है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो ये निगम महाखंड की बात अपन ने ब्रह्म विज्ञान और यज्ञ विज्ञान से संबंधित जो है वह हमने देखी। यहां पर जो अवांतर ग्रंथ है वो ये है देवता निमित्त, यज्ञ निमित्त, ऋषि निमित्त, देवताध्याय और यज्ञ विटपाध्याय। देखिए कोरिलेशन करके आप चलोगे तो सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। जिसे इंद्र विजय, इंद्र कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग संदेश, ये भी जो है वह मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। इसके बाद वैभव, कौन कौन से वैभव हैं? तो महर्षि कुल वैभवम, जगत गुरु वैभवम। महर्षि कुल वैभवम का संपादन जो है वह किसने किया था? तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता मधुसूदन ओझा है। ठीक है, तो ये इसके बाद निमित्त रचना कौन कौन सी है? तो देवता निमित्त, यज्ञ निमित्त, ऋषि निमित्त। इसके जब पीडीएफ को आप देखोगे तो इस तरह की सारी रचनाएं, जैसे विज्ञान से संबंधित जितनी रचनाएं, उनको एक साथ लिख दिया गया ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। निमित्त से संबंधित जितनी रचनाएं उनको एक सीक्वेंस में लिख लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फिर निगम महाखंड में पुराण समीक्षा और वेदांत समीक्षा 2 महाग्रंथ हैं और इसमें मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? विश्व विकास, देव युगाभास और प्रसंग चर्चितकम। ठीक है, इसकी संख्या जो है वह 3 है। इसके अवांतर ग्रंथ जो प्राप्त नहीं होते हैं और उसकी संख्या है 15 है। फिर है वेदांत समीक्षा। वेदांत समीक्षा के मुख्य ग्रंथ वाक्पदिका, ज्योतिष चक्रधर, आत्म संस्कार कल्प और परिशिष्टानुग्रह। ठीक है, फिर है यहां पर अवांतर ग्रंथ में
छंद समीक्षा, वर्ण समीक्षा, कादम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली भर्ती परीक्षा में कादम्बिनी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। गोल विज्ञान, धर्म विज्ञान, श्राद्ध परिष्कर, व्रत पंजिका, इसके कुल ग्रंथ जो है वह 30 है। और ये जो है थोड़ा सा वेदांग समीक्षा जो है, यहां इस महाग्रंथ से जो प्रश्न है वह पूछे जाते हैं। तो ये जो बात की थी हमने, वह निगम महाखंड की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगम महाखंड है, उस आगम महाखंड के कुल कितने आगम महाखंड है, उस आगम महाखंड के कितने महाग्रंथ हैं? तो इसके जो ग्रंथ है वह है 6 महाग्रंथ हैं। कितने हैं? 6 महाग्रंथ हैं। और इनके अवांतर ग्रंथ कितने हैं? तो इसके अवांतर जो ग्रंथ है वह है 120 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 120 ग्रंथ हैं। और किस खंड के कितने ग्रंथ हैं वो अपन यहां पर देख लेते हैं। तो 6 महाग्रंथ कौन से हैं? एक तो है कल्पागम रहस्य, इसके बाद है डामरागम रहस्य, डामरागम रहस्य। तीसरा जो है वह है डामरागम रहस्य। इसके बाद तीसरा है यामलागम रहस्य। तीसरा जो है वह है यामलागम रहस्य। चौथा है सिद्धांतागम रहस्य। चौथा है वह क्या है? सिद्धांतागम रहस्य। पांचवा जो है वह है संहितागम रहस्य। और छठा जो है वह है तंत्रागम रहस्य। छठा जो है वह तंत्रागम रहस्य हो गया। और इस प्रकार से इनके अवांतर ग्रंथ कुल कितने हैं? तो कल्पागम रहस्य के अवांतर ग्रंथ हैं, उसकी संख्या है 6 है। कितनी है? 6 है। इसके बाद डामरागम रहस्य जो है उसकी संख्या है 8 है। इसके बाद है यामलागम रहस्य की संख्या जो है वह है 10 है। सिद्धांतागम जो है उसकी संख्या है वह है 14 है। और संहितागम रहस्य के अवांतर ग्रंथों की जो संख्या है वह 18 है। और तंत्रागम जो रहस्य है उसके अवांतर ग्रंथ हैं जो सर्वाधिक हैं, और उसकी संख्या जो है वह 64 है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो 6 महाग्रंथ हैं आगम महाखंड के, उसके अवांतर ग्रंथ जो हैं वह अवांतर ग्रंथों की यहां पर हमने बात की। अब मधुसूदन ओझा साहब की और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं? तो एक तो है जगतगुरु वैभवम, स्वर्ग संदेश, अत्रिख्याति, कादम्बिनी, पितृ समीक्षा, अपरवाद, आवरणवाद, अहोरात्रवाद, यज्ञ विटपाध्याय, गीता विज्ञान भाष्य, शारीरिक विज्ञान भाष्य, विज्ञान मधुसूदन, इसके बाद है पद निरुक्तम, शब्द विकृति, ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विनय, व्योमवाद, अंभोवाद, सदसदवाद, दशवाद रहस्य, गोल विज्ञान, धर्म विज्ञान, साइंस प्रदीप, कल्पागम रहस्य, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म चतुष्पदी, ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका, वस्तु समीक्षा, देवता निमित्त, यज्ञ निमित्त, ऋषि निमित्त, निमित्त कलाप, कल्पागम रहस्य, यामलागम रहस्य, डामरागम रहस्य, सिद्धांतागम रहस्य। ये इस प्रकार से मधुसूदन ओझा जो हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमने देखी थी। ठीक है, इस प्रकार से मधुसूदन ओझा जो हैं उनके संस्कृत के विकास से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमने देखा था। और मधुसूदन ओझा के सम्मान में कौन कौन सी संस्थाएं जो काम कर रही हैं उसकी बात करते हैं। तो जोधपुर जो है, उस जोधपुर में मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ, जोधपुर में मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।
तथा तथा वहीं से, है ना, वहीं से मैंने उस शोध प्रकोष्ठ से ही स्मार्त कुंड समीक्षाध्ययन स्मार्त कुंड समीक्षाध्याय अत्रिख्याति एवं स्वर्ग संदेश रचनाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है, ये रचनाओं का प्रकाशन वहां से किया जा रहा है और ये पीठ कहां पर है? जोधपुर में है। और इसके बाद जो है मधुसूदन ओझा वेद पीठ, मधुसूदन ओझा वेद पीठ, इस मधुसूदन ओझा वेद पीठ की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। ठीक है, ये दो संस्थाएं जो है वह मधुसूदन ओझा के व्यक्तित्व और कृतित्व के विकास के लिए कार्य कर रही हैं और इस प्रकार से संस्कृत के विकास में कार्य करते हुए मधुसूदन ओझा साहब हैं वह धीरे 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 वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और सन 1939 में सन 1939 में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इनका निधन हो जाता है। इनका निधन हो जाता है तथा इस समाचार को विभिन्न समाचार पत्रों में वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त, वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त इस शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। क्लियर? इस जैसे ही 1939 में भाद्रपद पूर्णिमा को इनकी मृत्यु होती है तब विभिन्न समाचार पत्रों में वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त इस शीर्षक के माध्यम से इस समाचार को प्रकाशित किया जाता है और इसी प्रकार से इनकी मृत्यु के साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं जो कि अप्राप्य थी उसको प्रकाशित करने का काम जो है वह इन्हीं के पुत्र, इनके पिताजी की भावना माने मधुसूदन ओझा की भावना के अनुसार जो कुछ रचनाओं का प्रकाशन है वह इन्हीं के पुत्र प्रद्युमन झा द्वारा करवाया गया है और वह इस मधुसूदन ओझा की रचनाओं को प्रकाशन का कार्य अभी वर्तमान में प्रद्युमन झा जो है उनके द्वारा किया गया था। इस प्रकार से मधुसूदन ओझा जो है उनका संस्कृत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, कह सकते हैं। वैदिक विज्ञान के उत्थान के लिए, वैदिक विज्ञान के विकास में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है और इसी कारण से इनके सम्मान में वैदिक विज्ञान पर आधारित मधुसूदन ओझा स्मृति सम्मान भी राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 1984 में प्रारंभ किया गया। शिव प्रताप वेदाचार्य को यह सम्मान दिया गया था। इस प्रकार से आज की क्लास में मधुसूदन ओझा जो हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड हमने संपूर्ण जो सामग्री है उसको देखा। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।